हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में आज हमारे पास है भौतिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जिन्हें आप कह सकते हो। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी पिछले 10 सालों में बोर्ड की परीक्षा में भौतिक विज्ञान में से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन्हीं सभी पूरी बुक के भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक वन शॉट लेक्चर है, यानी हम एक ही लेक्चर में जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, और फिर दूसरे लेक्चर में आए थे आपके बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्न, इसी तरीके से तीसरा लेक्चर है ये। इसमें हम भौतिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, और या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। और जो ये कक्षा 10 की हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, इस सीरीज में हमने पहला टारगेट रखा था बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो 3 लेक्चर में पूरी किताब के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हमने कवर करा दिए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम 3 ही लेक्चर में पूरी किताब के कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर एक बाद में हम लेंगे वेरी शॉर्ट, अति लघु के बाद लघु, फिर दीर्घ, और फिर न्यूमेरिकल्स। इस तरीके से हम कवर करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को। और ये जो सीरीज है, जो प्ले लिस्ट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, ये प्लेलिस्ट उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें बहुत जल्दी अपनी तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं भौतिक विज्ञान में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पहला क्वेश्चन, देखो क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? डी। प्रकाश कोई अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती, प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंग। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत ये होती है कि तरंग की चलने की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कंपन उसके चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। वैसे तो आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। सारे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी इतनी ही होगी, 10 सेंटीमीटर ही। ठीक है, समतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें सुबह को आप नहाने धोने के बाद अपने बाल सही करते हो, अपनी शक्ल देखते हो, तो वो समतल दर्पण होता है। जितनी दूरी पर आप समतल दर्पण से खुद खड़े हुए हो, उतनी दूरी पर ही दर्पण से अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर रहती है समतल दर्पण से। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा जितनी वस्तु की आकृति है, आकार है, उतना ही प्रतिबिंब का होगा। तो इसका मतलब आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। 1 कितनी होती है? 1। क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी बराबर होगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब का दर्पण से साइज भी बराबर होगा। और आपको पता है आवर्धन क्षमता ऐसे निकलती है -v/u से। तो जितना v है उतना u है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम केवल अवतल दर्पण के लिए नहीं, तो केवल उत्तल दर्पण के लिए नहीं, केवल समतल दर्पण के लिए नहीं, इन तीनों के लिए। दर्पण तो चाहे कोई सा भी हो, परावर्तन के नियम तो पूरे काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी। ठीक है,
सबके लिए परावर्तन के नियम काम करते हैं, किसी भी प्रकार का दर्पण हो चाहे। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, या फिर आप कह सकते हो वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है फोकस दूरी के। तो हमारा सही उत्तर सी है, फोकस दूरी का दुगना बराबर वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। तो इन्होंने हमें फोकस दूरी पूछी है और आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या 20 थी, तो 20 का आधा कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या हुआ, ये बी 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही तो संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, या फिर आप कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। संभवतः दर्पण एवं लेंस है। भाई चाहे दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो या फिर कोई लेंस हो, यदि फोकस दूरी माइनस में है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यह है कि दोनों क्या होंगे, अवतल। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस में ही होती है, जिसे आप मुख्य फोकस दूरी कह सकते हो या द्वितीय फोकस दूरी कह सकते हो। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर परिच्छेद करती है। तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, यह अवतल दर्पण है आपका और यह है मुख्य अक्ष और यह है वक्रता केंद्र C। तो यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आई होगी। तो सही उत्तर यह है आपका, वक्रता केंद्र पर। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या को तो आप मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी। तो सही उत्तर है ये सभी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित माने बड़ा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा। बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब, बड़ा और काल्पनिक, जिसे आप आभासी कहते हो, ठीक है, वो किसके द्वारा बन सकता है, अवतल दर्पण द्वारा। जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं ना, वे सारे काल्पनिक या आभासी होते हैं। उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक। जब आप वस्तु को, मान लो आपके पास कोई अवतल दर्पण है, ये सारी बातें आपको डिटेल में समझा रखी हैं। आपके पास अवतल दर्पण है और वस्तु रखी है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उस समय उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। सीधे प्रतिबिंब तो सारे काल्पनिक या आभासी होते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा। लो वही क्वेश्चन आ गया, देखो कहाँ रखना होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। अथवा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। ये 6 स्थितियां आपको सिखा रखी हैं। सही उत्तर ये होगा इसका D। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है ना, तो उस समय उस वस्तु का बड़ा, सीधा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका अनुप्रयोग है जो हमारा शेविंग बनाने का जो दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो वो जो दर्पण नज़दीक होता है वो ऐसा ही होता है अवतल दर्पण, और हमारा चेहरा उस अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारा चेहरा और बड़ा दिखाई देता है, जिससे हम अच्छे तरीके से शेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट,
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। भाई अवतल दर्पण है, आपको पता है फोकस दूरी कैसे निकलेगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो माइनस में लेंगे, माइनस कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर 10 नहीं है, -10 है। कितना है, -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी तो इसकी माइनस में होगी ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस में होती है, ध्यान रखना। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। भाई जब वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित हो रही तो आपतन कोण का मान भी 0 है और परावर्तन कोण का मान भी 0 है। ठीक है, ध्यान रखना, आपतन और परावर्तन दोनों कोण 0 होते हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के ऊपर टकराती है। तो समझ जाओ आपतन कोण कितना है, 0। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। अभी बताया था वक्रता, मतलब आपको कैसा प्रतिबिंब बनाना है, वास्तविक तो उल्टा हो गया फिर, वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखना पड़ेगा। C और F के बीच में रख दो, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, यानी उल्टा। और यदि बड़ा और आभासी बनाना है तो F और P के बीच में रखो, F और P के बीच में। 6 स्थितियां आपको सिखा रखी हैं, ये 6 की 6 स्थितियां, और इन स्थितियों को आपको ध्यान रखना है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी। कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है ना, यह आपका अवतल दर्पण है, यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र C है। तो यदि वस्तु यहाँ रखी है वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, उसी साइज का बनेगा बिल्कुल। ये भी 6 जो केस आपको सिखाए थे उनमें से एक केस है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है अवतल दर्पण के केस में। मतलब अवतल दर्पण की तो 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में तो कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब तो एक जैसा ही बनना है। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, देखो आपको पता है ये फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। तो उन्होंने कहा है वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे 1/-20, u की जगह 20 प्लस v हमें निकालना है, और फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो -10 लेंगे हम इसे। अब एक काम कर लो आप, ये माइनस का 1/20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v = -1/10 और प्लस के 1/20। अब क्या होगा, ये 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/v तो रहने दो, 10 और 20 का लघुत्तम आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 एकम 2, माइनस के 2 और प्लस 20 एकम 20 और 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1/v = -1/20। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो v का मान कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, -20 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जब फोकस दूरी उसकी 10 सेंटीमीटर है तो -20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब। तो देख लो वक्रता केंद्र कहाँ है, ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इस तरह के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, वास्तविक है, उल्टा है और बहुत छोटा है प्रतिबिंब है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। वस्तु जब अनंत पर रखी होती है ना अवतल दर्पण के, तो बनता है ऐसा प्रतिबिंब, वास्तविक यानी उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है, और F पर बनता है जब अनंत पर वस्तु रखी हो फोकस पर।
दंत विशेषज्ञ, जिसे आप कहते हो डेंटल स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट कहते हो, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सबको पता है और ये याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आकार में कुछ छोटा बनेगा? आकार में कुछ छोटा बनेगा, वो है अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण है अवतल दर्पण। वास्तविक बनेगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, आकार में कुछ छोटा होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको पक्के करके जाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। वस्तु से बड़ा और आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण ही बनाता है, जब वस्तु F और P के बीच में रखी हुई हो तो ऐसा होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि शेविंग बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए हम अवतल दर्पण का जिसका उपयोग करते हैं, उसमें ऐसा ही होता है, वस्तु यानी हमारा चेहरा उसके फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होता है? भाई उत्तल दर्पण तो हमेशा एक जैसा ही प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे होता है, P व F के बीच में बनेगा हमेशा, और आभासी और सीधा होगा। ये तो उत्तल दर्पण में कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, बस ध्यान रखना। दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, और आभासी ये तो सीधा है ही भाई, सीधा प्रतिबिंब, सीधे प्रतिबिंब तो सारे आभासी होते हैं। अवतल दर्पण की तो 6 स्थितियां हैं, 6 की 6 स्थितियों में प्रतिबिंब अलग अलग तरह का और अलग अलग जगह बनता है, पर उत्तल दर्पण की तो एक ही स्थिति है, बस कहीं भी रख दो वस्तु को, प्रतिबिंब तो यही बनना है, बिल्कुल ऐसा। F और P के बीच बनना है, सीधा बनना है, आभासी बनना है, ठीक है, और छोटा बनना है हमेशा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 32 का आधा कितना हो गया? आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, और 32 का आधा हो गया 16 सेंटीमीटर हमारा उत्तर है। और आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो ध्यान रखना, यदि यहाँ तो 16 सेंटीमीटर दिया, कभी कभी -16 सेंटीमीटर भी दे देंगे एक ऑप्शन, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ध्यान ये रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो हमेशा माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, और ऐसा ही होता है लेंस के साथ। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में। अवतल माइनस, उत्तल प्लस, फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, हमेशा P और F के बीच ही बनता है। जो हमारी कार में साइड में जो, और मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जो मिरर लगे होते हैं ना, पीछे देखने वाले शीशे की, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, वे सारे उत्तल दर्पण ही होते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, F और P के बीच ही बनेगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? सीधा प्रतिबिंब या तो समतल दर्पण में ही बनेगा और या तो उत्तल में, ये दो हैं, सही ऑप्शन आपका डी है। बाकी उल्टा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और बनाता है, ज़्यादातर 6 में से 5 स्थितियों में उत्तल दर्पण उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वो स्थिति होती है कि वस्तु को F और P के बीच में रख रखा आपने, केवल एक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास फार्मूला ये है 1/f = 1/v + 1/u। फोकस दूरी क्या है? उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी हमने F की जगह हमने क्या लिख दिया? 20 प्लस का। हमें प्रतिबिंब निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है? 1/v माइनस वस्तु की दूरी 1/u। देखो माइनस में ही तो लेंगे, वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में ली जाती है। अब आपको बताया माइनस माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/v = 1/20 + 1/20।
ठीक है, आप कह सकते हो, देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। 1/f ये है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। फोकस दूरी कितनी दी इन्होंने, 20 सेंटीमीटर, 1/20। v हमें निकालना है, प्लस u कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/-20। अब आ जाएगा समझ में। 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1/20 इधर ले आओ, 1/20 प्लस प्लस के हो जाएंगे इधर आकर 1/v। दोनों के हर बराबर हैं, तो ये जो के तो जुड़ जाएंगे ऊपर वाले। ये हो जाएगा 2/20 इज इक्वल टू 1/v, और 2 × 2 2 × 20, तो ये आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू 1/10। तो v का मान क्या आया, 10 सेंटीमीटर। v का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, v का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है, और प्लस में है, इसका मतलब दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो ये है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन यानी प्लस में होगा या माइनस में, वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है उत्तल दर्पण। तो एक तो बात पक्की है कि आवर्धन जो है वो प्लस में होगा, और वस्तु के साइज को हमेशा छोटा कर देता है, तो एक से कम आवर्धन क्षमता, एक से कम होगी। तो धनात्मक आवर्धन होगा यानी प्लस में आएगा, और साइज को घटाएगा तो एक से कम। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी दे रखी इन्होंने 12 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या तो इसकी दुगनी होगी। आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी, तो 2 × 12, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, और प्लस के 24 होगा। यदि यहाँ माइनस के 24 दे रखा है तो उसके ऊपर टिक नहीं करना है, यहाँ तो 24 सिर्फ एक ही दे रखा, क्योंकि माइनस में तो होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और हमारे पास सवाल है उत्तल दर्पण का, ध्यान रखना। वे दो ऑप्शन बना सकते हैं, प्लस का 24 भी और माइनस का 24 भी बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण का सवाल है तो माइनस के 24 सेंटीमीटर को राइट आंसर देना है, और उत्तल दर्पण का सवाल है तो प्लस के 24 सेंटीमीटर को राइट आंसर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। भाई उत्तल दर्पण में तो वस्तु को चाहे कहीं भी रख दो आप, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, F और P के बीच में होगा, ठीक है, और सीधा होगा। सीधा है तभी तो आभासी है, आभासी को आप काल्पनिक भी कह सकते हो। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। भाई ये है, मान लो ऊपर तो है जल और नीचे है वायु, और कह रहे कि प्रकाश की किरण इस तरह 90 डिग्री से आपतित हुई, तो अभिलंब जहां था वहीं आपतित हुई, बिल्कुल 0 डिग्री है कोण, तो निकलेगा भी वो 0 डिग्री से। आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण 0 डिग्री होता है, चाहे माध्यम फिर कोई सा भी हो, ऊपर पानी हो नीचे हवा हो, ऊपर हवा हो नीचे पानी हो, एक कांच हो एक हवा हो, तो भी हमेशा। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखो यहाँ एक चीज समझने वाली है, एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। फार्मूला ये था कि जब भी आपको अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे आपको ANG निकालना है, यानी कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हवा में वेग और कांच में वेग,
प्रकाश का। तो इन्होंने दे रखा है कि हमारा अपवर्तनांक कितना है 3/2। अपवर्तनांक कितना है 3/2। तो ए एन जी की जगह तो हम लिखेंगे 3/2। ए एन जी की जगह तो 3/2 लिख दिया। और हवा में चाल कितनी दे रखी है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये पूछ रहे हैं कि कांच में चाल बताओ, वेग बताओ ग्लास में। तो इसे तो ले जाओ यहाँ, क्रॉस मल्टी 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 3 में जाएगा। तो वी जी कैसे निकलेगा भाई, कांच में चाल। एक काम कर लो आप, 3 से 3 तो कट ही गया, 2 की गुणा कर दो बस, यहाँ इसकी गुणा इधर होनी है। ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देख लो कौन सा उत्तर है, ये रहा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये तो सिखाया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको फ्रेश लेक्चर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल दे दी इतनी, जबकि एक पदार्थ में प्रकाश की चाल दे दी इतनी, तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। सीधी बात है, देखो ए एन जी। ए एन जी कैसे निकलता है, हवा में चाल बटे उस माध्यम में चाल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, घात से तो घात कट गई, 1.5 दूनी 3, 2 आ गया अपवर्तनांक। कितना आ गया, 2। नेक्स्ट, यहाँ जी का मतलब ग्लास है, ध्यान रखना, ग्लास कांच। ए एन जी की जगह आप 1 और 2 भी लिख सकते हो। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, तो वह अभिलंब से दूर हट रही तो सघन से विरल में जा रहा, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। तो अपवर्तन में स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ जाती है। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से, एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से, लेंस के भीतर कोई बिंदु है, लेंस के भीतर तो एक ही बिंदु पर पढ़ा अपने, प्रकाशिक केंद्र, बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के भीतर तो प्रकाशिक केंद्र ही होता है। नेक्स्ट, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, जल, निर्वात, कांच, केरोसिन। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये तो आपको पता ही है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां हवा भी नहीं होती। निर माने विदाउट, वात माने वायु, विदाउट एयर। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। हवा के सापेक्ष इनमें से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो नहीं करा जा सकता जिसमें को आर पार ना जा सकता हो प्रकाश, यानी अपारदर्शी। जल, प्लास्टिक, कांच। मिट्टी अपारदर्शी है, तो मिट्टी का आप लेंस नहीं बना सकते हो। बाकी प्लास्टिक के भी लेंस बनते हैं, जो फाइबर के लेंस आजकल बन रहे हैं, प्लास्टिक तो पारदर्शी बनाई जा सकती है ना, जो पारदर्शी नहीं है उसी का लेंस नहीं बनाया जा सकता। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, भाई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इसका एफ तो है 10 सेंटीमीटर। एफ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो 2F कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। देखो 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब 2F पर वस्तु रखी हो जभी तो उसी के साइज की बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो जो आपका ये लेंस रखा होगा, इधर वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर और यहाँ प्रतिबिंब बन गया 20 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु, ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब, इमेज, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होगी देखना जरा, 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 40। तो सही उत्तर ही है हमारा डी, 40 सेंटीमीटर। समझ गए ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? जब वस्तु f और 2f के बीच रखी होती है ना उत्तल लेंस में, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? ठीक है, देखो देखो आपको पता है फोकस दूरी होती है 1/p, जब फोकस दूरी इसमें दे रखी हो मीटर में, पर इन्होंने कहा है कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताओ, तो सेंटीमीटर में बताना है तो 100/p चलेगा फार्मूला। सेंटीमीटर में यहाँ 100 लिख दो, चलो सेंटीमीटर में बतानी है तो 100/p, और मीटर में बतानी है तो 1/p, तो 100/2 हो गया। 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। ठीक है, कैसा लेंस है? +2 डायोप्टर है, तो प्लस में ही होगी, यानी उत्तल लेंस है हमारा ये। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। और फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस में है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है, पावर है, वो भी प्लस में ही होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो उसकी पावर भी माइनस में ही होती है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, अभिसारी माने उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी, अब 20 सेंटीमीटर में है तो आप फार्मूला लगाओगे, सेंटीमीटर है तो 100/f लगाओगे। P = 100/f, 100/20, 20 पंजे 100 +5 डायोप्टर। कहाँ है? ये रहा। -5 नहीं देना, प्लस क्यों दिया? क्योंकि ये लिखा हुआ अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से ही बनता है। किससे बनता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? वही साइज को बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी कुछ कम हो, ऐसे पढ़ने के लिए। जिससे में ज्योतिषी आपका हाथ देखते हैं ना ऐसे, या फिर जो कुछ डॉक्टर्स हैं, दवाई के ऊपर जो लिखा होता है बहुत बड़ी छोटा छोटा प्रिंट होता है, उसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इस दवाई में कौन कौन सा साल्ट है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपको चाहिए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस भी चाहिए कम फोकस दूरी वाला। तो इसका सही उत्तर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए आपको, जिसे आप सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हो, सरल सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। भाई 30 है, 2f पर रखी, तो वस्तु भी तो, प्रतिबिंब भी तो 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f पर। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का, यह सही उत्तर है। भाई 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो 2f पर ही बनेगा, चाहे आप इसे न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर लो, चाहे आप इसे बोधात्मक प्रश्न यानी दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, एक ही बात है। जब आपका उत्तल लेंस है और वस्तु 2f पर रखी है, तो वहां प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ 2f पर ही बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतने ही साइज का बनेगा, पर उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ रखी है, 6 के 6 केस पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस तो उसके प्रयोग में आता है जिसे जिसे निकट दृष्टि दोष हो। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में, जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष ही होता है, यानी निकट की वस्तुएं तो उन्हें साफ दिखाई देती हैं, किताब तो उन्हें अच्छी पढ़ते हैं, पर बोर्ड पर देखने में उन्हें समस्या होती है। तो जितने भी बच्चे हैं उन्हें यदि कोई प्रॉब्लम है, मोस्टली 99% बच्चों को निकट दृष्टि दोष ही होता है, उन्हें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, पास की साफ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, अवतल लेंस जो है ना बेटे, वो उसमें अलग अलग स्थितियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
अवतल लेंस में तो सारी एक ही स्थिति है, पर उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थिति है, पर उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति है, कहीं भी रख दो बस प्रतिबिंब तो एक जैसा ही बनना है। नेक्स्ट, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह लेंस कैसा होगा? हमें पता है आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है V/U, और इन्होंने दे रखा है आवर्धन क्षमता 0.5। V उन्होंने पूछा है, U है वस्तु की दूरी 0.2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे V इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास जो है क्या आ गया, V आ गया, V। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस का 0.1 माइनस 1/u कितना था 0.2 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/f। उधर कर दूँ सॉल्व, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/0.1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/0.2। अब एक काम कर लो, आप इस दशमलव को हटा के यहाँ 0 लगा दो, दशमलव को हटा के यहाँ लगा दो, और इन दोनों का ले लो लघुत्तम। 1 और 2 का 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 धाम 20, ये तो आ जाएंगे माइनस के 20, प्लस ये आ जाएगा 2 एकम 2 1 धाम 10। ये हो गया आपके माइनस के 10 ही तो बचेंगे, माइनस के 10/2। ये 1/f आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, देखो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 5/1 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आप, या इसे पलट दो, इसे पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। f इज इक्वल टू माइनस के 1/5, फोकस दूरी आई माइनस के 1/5, भाग दोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5 दूनी 10, 0.2 माइनस के 0.2 मीटर, माइनस के 0.2 मीटर, यानी आपका अवतल लेंस है 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला। ठीक है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये है सही उत्तर। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। 5 मीटर है तो क्षमता बतानी है, 5 मीटर है तो क्षमता। आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, 1/ फोकस दूरी के, 1/f के। यदि मीटर है तो 1/, सेंटीमीटर है तो 100/। तो 5 है ना, माइनस के 1/ -5 हो जाएगा, माइनस के 0.2। ठीक है, माइनस के 0.2 डायोप्टर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। उत्तल लेंस के आभासी सीधा और बड़ा आपको रखना पड़ेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। यह है सही उत्तर। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस फोकस दूरी माइनस में, तो दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे, अवतल। माइनस में फोकस दूरियां तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस की होती हैं, प्लस में फोकस दूरियां उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की होती हैं। ये बात तो कई बार आ गई पहले भी। उन्होंने यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। आपको एक बात सिखाई थी कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को उस तरफ मोड़ता है जिस तरफ से वो मोटा होता है, सिखाई थी ना। अब देखो परावर्तन तो कर नहीं सकता है, ये पतला है बीच में से, तो बीच में तो नहीं मोड़ने का, गलत है। ये मोटा किनारों से और किनारों पर ही प्रकाश की किरण को मोड़ रहा है, तो ये सही है सी। और वो तो मोड़ ही नहीं रहा, इसे मोड़ना चाहिए था बाहर की तरफ को ऐसे। कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को उस ओर मोड़ता है जिस ओर से वो मोटा होता है। ये बाहर से मोटा है तो प्रकाश की किरण को बाहर को मोड़ रहा है, तो सही उत्तर हमारा सी है।
सी है, वैसे भी आपके याद होगा। नेक्स्ट, सूची में मिलान करना है हमें, सूची में मिलान करना है। ठीक है, सूची में क्या करना है, मिलान। इन्होंने कहा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ का व्यास नहीं, ध्रुव्य वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये तो मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र, परावर्तक पृष्ठ की त्रिज्या, ये सही है, वक्रता केंद्र है परावर्तक पृष्ठ की त्रिज्या। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ये होता है परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। मुख्य अक्ष, ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। दर्पण का द्वारक, परावर्तक पृष्ठ का व्यास। तो ये हुआ आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखना जरा यहाँ, यही तो है ए, 4 3 2 1, तो इसका सही उत्तर ए है, 4 3 2 1। नेक्स्ट, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। कथन वाले तो पता है आपको, कथन वाले ए बी सी डी 4 में से एक होगा सही। कथन ए दे रखा है प्रकाश में अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है, बिल्कुल सही है, होता है, सही है। जब आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है, वही आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है, ऐसा तो होता है। अवतल मतलब दर्पण में भी होता है, दर्पण में होता है ना ऐसा, जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है किरण, है तो दोनों बातें सही, पर जो आर है ना वो ए का सही व्याख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं दे सकते, हम देंगे बी। ये ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। आते हैं ना ऐसे सवाल करने, आपको ध्यान रखना, इस तरह का सवाल इस बार पेपर में आ सकता है। केमिस्ट्री में भी कराए थे इस तरह के क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, और आपको बायोलॉजी में भी कराए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 54। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वायु, क्राउन कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से, वायु का इतना तो नहीं होता, तो वायु का ही गलत दे दिया इन्होंने। हीरे का देखो कितना कम दे दिया, तो इसका मतलब ए तो सही है पर आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो उत्तर बनेगा हमारा सी, सी जब ही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट। अब दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया फिर दोबारा से, हम दूसरे चैप्टर पर आ चुके हैं। देखो बेटे, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से हो, आंख से कितनी हो, कम से कम 25 सेंटीमीटर, और अनंत 25 से आगे कहीं तक भी हो, यानी सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। तो जिसका नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है, जिसके आंख में कोई भी कमी नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं तक भी रखी हुई वस्तु को बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट रूप से देख सकता है वो व्यक्ति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कई तरीके से सवाल आया, कई साल में आया, कई बार बार। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर, उसे हम रेटिना भी कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना इंग्लिश में, दृष्टि पटल उसका नाम हिंदी में होता है। तो प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनता है। रेटिना से आगे या पीछे बन गया, रेटिना से पहले बन गया या रेटिना के बाद में बना। रेटिना से पहले बना तो निकट दृष्टि दोष है, जो बच्चों को होता है ज़्यादातर, और रेटिना के बाद में बना तो दूर दृष्टि दोष है, जो ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ये कमाल है हमारा मस्तिष्क का। देखो, उल्टा बनता है परंतु मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में कर लेता है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा ही बनता है, आपको पता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी है पक्षमाभी की। मांसपेशियां हैं एक तरह की, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है स्वच्छ मंडल में, जिसे कॉर्निया भी कहते हैं। इसमें परावर्तन अपवर्तन सबसे ज्यादा इसमें होता है। यानी प्रकाश की किरण में जो घुमाव मुड़ेगी जो प्रकाश की किरण, वो सबसे ज्यादा स्वच्छ मंडल में यानी कॉर्निया से होकर जब गुजरती है तब उसमें ज्यादा अपवर्तन होता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित करता है, वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? सबको पता है, पढ़ रखा है सबने, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता होती है उसे ही हम कहते हैं समंजन क्षमता। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? यह भी आपको सबको पता है, 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, सब यह भी पता है। दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। जो स्वस्थ है उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर होगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होगा। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। जितना तेज लाइट होगा पुतली क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी उतनी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही। दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए था, पर अनंत से कुछ पास आ जाता है दूर बिंदु, ठीक है। तो अनंत से कम दूरी पर होना चाहिए था दूर बिंदु अनंत पर होता है कहाँ? अनंत से कम दूरी पर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उसके चश्मे में अवतल लेंस होता है। जैसे बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है ना, जिन्हें बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता, तो उनके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है। कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यानी अब इसका उल्टा। दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जिन्हें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, कॉपी किताब अखबार नहीं पढ़ सकते ढंग से। ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को यह प्रॉब्लम होती है और इनके चश्मों में लगा होता है उत्तल लेंस। ये सारी बातें आपको सिखा रखी हैं, सारी बातें। नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाई वो जब दूर की चीज देख पा रहा, नजदीक की नहीं देख पा रहा, तो समझ जाओ दूरदृष्टि दोष है उसे। कैसा दोष है? दूरदृष्टि दोष। यानी उसका जो निकट बिंदु है वो दूर चला गया। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, वो दूर चला गया। तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है। निकट बिंदु क्या हो गया है? दूर। ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब वहां जो हमारा रेटिना है, दृष्टि पटल है, उससे और दूर बनता है, उसके पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही बन जाता है। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, नीले या बैंगनी रंग का? ये है सी। बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज्यादा विचलन हमें देखने को मिलेगा, पता है ना। बैंगनी रंग के लिए जो कांच है उसका अपवर्तनांक बैंगनी या नीले रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। जब श्वेत प्रकाश को आप प्रिज्म के ऊपर आपतित करते हो तो सबसे ज्यादा विचलन आपको बैंगनी या नीले रंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है बैंगनी या नीले रंग के प्रकाश के लिए। और लाल रंग के प्रकाश में विचलन सबसे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए
अपवर्तनांक होता है सबसे कम कांच का। ठीक है, नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? लाल के रंग के लिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। नेक्स्ट, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग के लिए। इसके लिए बैंगनी या नीले रंग के लिए, यदि नीला दिया हो तो एक ही बात है। नेक्स्ट, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ध्यान रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। सबको पता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां वायुमंडल तो है नहीं जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो। नेक्स्ट, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन ज्यादा है यानी अभिलंब से दूर हटगी, तो प्रकाश जो है वो सघन से विरल में जा रहा। इसका मतलब तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ए ही सही है, ए ही सही है। जिस बच्चे ने सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है ना, समझ रखा है, उसे ये सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार लग रहे होंगे, सारे बहुत मजेदार लग रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाने का कारण है। तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही तो टिमटिमाते हैं तारे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है आपको ये। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग है? बैंगनी या नीला देख लो, पीला, हरा, नारंगी, ये रहा नीला, ये है सही। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाएं काम करती हैं। इंद्रधनुष जो हमारी जल की बूंदें हैं ना, वे प्रिज्म का काम करती हैं। नेक्स्ट, सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है? बच्चों वाला सवाल आ गया 2023 में। सूर्य दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है, क्योंकि सारे रंग का प्रकाश पहुंच पाता है ना पृथ्वी तक, सबसे निकट स्थिति होती है उस समय, सबसे निकट होता है ना सूर्य दोपहर में, सिर पर बिल्कुल। मिलान करना है, मिलान। ठीक है, यहां करना है मिलान। कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया होता है नेत्र लेंस के पीछे का आवरण। ठीक है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का तो इसमें से कुछ सही ऑप्शन लग ही नहीं रहा। चलो आइरिस देख लो आप। आइरिस, आइरिस होता है कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शक झिल्ली। ठीक है बेटे, पुतली, पुतली का काम क्या होता है? नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है। भाई ये तो चलो ठीक है, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये होगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा, 2 3 4 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले में भी आपको मिलान ही करना है, इसमें भी क्या करना है? मिलान। ठीक है, देखो सबसे पहला दिया इन्होंने, सबसे पहला दिया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी, दूर की वस्तु को देखने की क्षमता में कमी, ये तो इसके साथ ही मिलेगा। उसके बाद दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की साफ दिखाई नहीं देती। दूर व निकट दोनों की वस्तुओं को देखने की क्षमता में कमी। आपतित व निर्गत किरणों के बीच का कोण, ये तो विचलन कोण होता है।
निकट की वस्तु को देखने की क्षमता में कमी, ये इसके साथ मिलेगा। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब बुढ़ापा आ गया, दोनों बीमारियां हो जाएंगी, दूर की भी और पास की भी, साफ नहीं दिखाई देने की। विचलन कोण, ये है, ये अभी पढ़ा था हमने। तो ये सही उत्तर बना 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये रहा, बी उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट, अब आगे कथन वाले। कथन वाले पिछले 2 लेक्चर में भी आए थे, केमिस्ट्री में भी आए थे, बायोलॉजी में भी आए थे। इन्हें क्वेश्चन को देख लेना कैसे होते हैं। कथन दे रखा है, स्वस्थ मनुष्य के लिए नेत्र के दूर बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल गलत, ये तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, पहली बात तो गलत ही होगी। दूसरा, नेत्र के दूर बिंदु को दृष्टि की अधिकतम दूरी कहा जाता है, इसलिए इसका मान अनंत होता है, ये तो सही है। तो यानी ए गलत और आर सही, तो डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ए गलत है, आर सही है। डी ऑप्शन जब ही होता है, सी जब होता है जब ए सही होता है और आर गलत होता है, ठीक है। और बी कब होता है, जब ये भी सही है ये भी सही है पर ये इसका सही कारण नहीं है, तो होता है बी। और ए ऑप्शन जब होता है जब ये भी सही है ये भी सही है और ये इसका सही व्याख्या कर पा रहा है। चलो अगला देखो, 28वां क्वेश्चन। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, बिल्कुल सही है। कारण दिया इन्होंने, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता, सही है। पर ये इसका कारण थोड़ा ही है तो दोनों बात सही, पर आर ए का सही कारण नहीं है, तो हम ए नहीं सेलेक्ट कर सकते, बी सेलेक्ट करेंगे। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, बी। बी तभी आता है जब ए भी सही होता है आर भी सही होता है पर उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अब, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से आ गया, 6 7 8 आ गया, फिर 9 आ गया, 9 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 1। 6 से स्टार्ट है, ध्यान रखना कुछ पेज आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। चलो, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, एम्पियर सेकंड, ध्यान रखना है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। 1 एम्पियर धारा ली जाती है, तो हमने लिख दिया धारा कितना है, 1 एम्पियर। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। समय दे रखा है 16 सेकंड। हमें पता है I बराबर क्यू बटे टी होता है और Q बराबर एन ई होता है, एन ई बटे टी। तो I बराबर एन ई बटे टी हो गया, ये हो गया I बराबर एन ई बटे टी, और हमें n निकालना है, तो इसलिए n का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई टी बटे ई, यही तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई टी बटे ई, यह हो गया n का फार्मूला, आई टी बटे ई। आई 1 एम्पियर था, टी 16 सेकंड थे, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप एक काम कर सकते हो, इस वाले दशमलव को इसे हटा दो यहाँ से, और घात 19 की जगह हो जाएगी 20, माइनस की 20, और 16 से 16 कट गया, तो 10 की घात माइनस की 20 ऊपर जाकर हो जाएगी 10 की घात प्लस की 20, और सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 10 की घात प्लस की 20 हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह तो आपको पता ही है किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ये बात तो पूर्ण रूप से समझा रखी है आपको। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन पर प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, तो सही उत्तर डी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए। आ गया 10, 6 ऊपर है, वो जो सबसे पहले आ गया था वहाँ से देखेंगे। यहाँ आएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, W 64 जूल है, ये W दे रखा है इन्होंने, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितनी दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन को तो लाए, कार्य W कितना है 64 जूल, आवेश Q बराबर Ne होता है, n एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका मतलब Q का मान कितना हो गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो हो गया Q। ठीक है, W कितना है 64 जूल है और Q है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है विद्युत विभव V। फार्मूला आपको बता रखा है V बराबर W/Q। W है 64 और Q का मान ये है। अब आप एक काम कर लो, इस दशमलव को हटा दो, यहाँ 19 की घात जगह 20 कर दो और 16 चौक 64 कर दो, तो 4 और 10 की 4 तो ऊपर है ही, ये रहा 4 और 10 की घात -20 ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस की 20, तो 4 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट विभव होगा वहाँ। ठीक है, 4 गुणा कहाँ है, ये रहा 4 गुणा 10 की घात 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है धारा के परिमाण का मात्रक है। तो धारा का तो आपको पता ही है, धारा तो एम्पियर में नपती है, सीधी बात है, कुछ और सोचना ही नहीं, धारा किस में नपती है, एम्पियर में। आठवां क्वेश्चन है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, आई का मान दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, लिख लेते हैं, आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, टाइम दे रखा है इन्होंने 2 सेकंड, आवेश की मात्रा, आपको आवेश बताना है Q, आपको पता है Q का फार्मूला Q = IT, यही तो है, और I कितना है 2 एम्पियर और समय 2 सेकंड है, तो 4 कूलाम आवेश होगा। कितना होगा, 4 कूलाम, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 4 कूलाम आवेश। कितना होगा, 4 कूलाम आवेश, Q = IT लगा फार्मूला, Q = IT। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन आप एमीटर से करते हो, कक्षा 6, 7, 8 में ही पढ़ा आपने। विद्युत धारा कितने एम्पियर की चल रही है, किससे, एमीटर द्वारा, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तार के बीच में, तार को काट दो और उसमें बीच में एमीटर लगा दो। अब कौन सा क्वेश्चन आना है, 10वां, ये रहा 10वां क्वेश्चन, वे तो करा दिए थे सारे बीच वाले। एक चालक में 10 एम्पियर, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो वैसा ही सवाल है, Q = IT, I 10 एम्पियर है, समय 2 सेकंड है, तो 20 कूलाम आवेश होगा, ये रहा 20 कूलाम, Q = IT लगा इसमें भी। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। भाई विभवांतर की इकाई तो वोल्ट ही होती है, इकाई कह दो या मात्रक, विभवांतर को हम किस में नापते हैं, वोल्ट में। नेक्स्ट, विभवांतर का मापक यंत्र है, विभवांतर को हम किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से, किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट, ओम के नियम अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। विभवांतर और धारा के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा आया था जब हम ओम का नियम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है, ओम के नियम को व्यक्त करता है। ओम के नियम में बताया था कि किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली जो धारा होती है, इनका अनुपात एक
नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो R इजिकल टू वी अपॉन आई था, तो यहाँ दे रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, यानी विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। ये रहा विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। सही उत्तर सी है आपका। नेक्स्ट, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए? धात्विक चालकों के लिए। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ आया ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना आप। इन्होंने कहा है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, विभवांतर को तो स्थिर रखना, परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना, प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया, देखो प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया, आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, यही तो होता है। तो इन्होंने विभवांतर को तो कुछ चेंज नहीं करा है, ठीक है। प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया, लो 3 गुना कर दिया, पहले इसे I2 कह दिया हमने। पहले मान लो धारा थी I1, विभवांतर ज्यों का त्यों था, प्रतिरोध R था। देखो पहले विभवांतर जितना था उतना ही था, कट गया। पहले प्रतिरोध R था, अब 3 गुना कर दिया। तो आपको पता है कि इस वाले R को तो ऊपर जाना है और उसे आना है नीचे। ये हो जाएगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R ऊपर गया और 3R आ गया नीचे, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा I2 बराबर I1 तो वहाँ जाएगा I1/3, I1/3, पहले की धारा का तिहाई, पहले की धारा का क्या हो जाएगा? तिहाई, ठीक है, 1/3 जिसे आप कहते हो। देखो तिहाई हो गया ना, बटे 3, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/3 I1, पहले वाली धारा का तिहाई, ये रहा 1/3, ये ऐसा ही उत्तर। कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे सवाल करने आने चाहिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुविकल्पीय में आ जाते हैं। नेक्स्ट, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। विद्युत वाहक बल V दे रखा इन्होंने 1.5 वोल्ट, R दे रखा 3 ओम, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। देखना जरा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यही तो बनेगा। V कितना है? 1.5 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। दशमलव को हटा दूं, नीचे 10 लिख दूं और 3 पंजे 15 कर दूं, ये हो गया 5/10, और 10 में एक जीरो है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये रहा 0.5 एम्पियर। कितना है? 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये तो सबको ही पता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखो कितनी बार आया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखना, और इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हमने जब इस टॉपिक को कवर करा था, बहुत डिटेल में। नेक्स्ट, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, पदार्थ घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ये है सही उत्तर, बाकी सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? समांतर क्रम में। कहाँ लिखा हुआ समांतर क्रम? ये रहा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा गए हों। समांतर क्रम में प्रतिरोध सबसे कम से भी कम हो जाता है ना, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध अधिकतम से भी अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है जिसका प्रतिरोध अनंत हो, उसे आप कहते हो विद्युत रोधी, जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, ठीक है, रबड़, प्लास्टिक, कांच। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान एक जैसा होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, श्रेणी क्रम में तो धारा I का मान एक जैसा होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज V का मान एक जैसा होता है, जिसे विभवांतर आप कहते हो। ये तो बात पता है आपको।
पता होनी जरूरी है, ये सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको। नेक्स्ट, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिए, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये फार्मूला लगता है 1/r इजिक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इन दोनों का लघुत्तम R1 R2 हो गया, इसकी गुणा इधर इसकी इधर, R2 प्लस R1/r1 R2। तो जब इसे पलटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है बेटे, ये सबको पता होना चाहिए। कौन सा उत्तर है इसका, ये रहा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 में आया। ठीक है, उसका प्रतिरोध होगा, आपको पता है R इज इक्वल टू रोहो L अपॉन A, पता है ना। इस रोह को तो हटा दो, विशिष्ट प्रतिरोध तो एक जैसा होगा जब तार उन्होंने एक जैसा ही ले लिया। तो हम कह रहे कि भाई R इज इक्वल टू L अपॉन A से करेंगे इसे, चलो। और पहला मान ये है R इज इक्वल टू L अपॉन A। रोह से तो रोह कट गया ना, ये तो है R2, ये है R1। तो उन्होंने कहा किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो ये है 4 ओम, ये दे दिया इन्होंने 4 ओम, हमने 4 कर लिया, 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L, लंबाई तो कर दी दुगनी, लो लंबाई तो दुगनी कर दी, तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल कर दिया A/2, ये कर दिया A/2। अब यहाँ बटे 2 लिख दूँ तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 बताना है। तो पहले तो एक काम कर लो आप, इसकी तो गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2L अपॉन, नहीं 2 नहीं, 2 2 जा 4L, ये हो जाएगा 4L अपॉन A अपॉन L अपॉन A। अब काट दो आप, A से तो A काट दो, L से L, और इस 4 की गुणा इसमें कर दो। R2 हो जाएगा 4 चौक 16, 16 ओम आंसर है। कितना है, 16 ओम, ये रहा 16 ओम। कितना है, 16 ओम। नेक्स्ट, उन्होंने कहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रम से R1 व R2 हो तो R1 अनुपात R2 का मान कितना होगा, R1 बटे R2 का। ठीक है, देखो R और 2R, ये दो प्रतिरोध हैं, R और 2R। श्रेणी क्रम में जब जोड़ोगे तो प्रतिरोध R1 मान लिया, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो सीधा जुड़ जाता है, 3R हो गया। और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो हो जाएगा R1 R2 बटे R2 प्लस R1 होता है ना, R2R अपॉन R प्लस 2R, ये हो जाएंगे नीचे 3R, और 2R की R में मल्टीप्लाई R स्क्वायर, 2R² अपॉन 3R। इसे आप एक R से एक R कट जाएगा, 2R अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है R1 बटे R2। जब आप R1 बटे R2 निकाल लोगे तो ऐसे आएगा, देखो R1 बटे R2 इज इक्वल टू, R1 कितना था 3R, और R2 कितना आया 2R अपॉन 3, 2R अपॉन 3। तो R से तो R कट गया, 3 3 9, इसकी तो गुणा ऊपर हो जाएगी ना, 9/2, 9 अनुपात 2 या 9/2 देख लो कौन सा ये रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इनका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अधिकतम प्रतिरोध तो जब बनता है जब कैसे क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में। तो 5 प्रतिरोध हैं और जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में,
1/5 ओम के, तो कितना ओम होगा? 1 ओम से ज़्यादा प्रतिरोध आप बना नहीं सकते। 1 ओम है इसका उत्तर। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। 1 ओम से बड़ा प्रतिरोध आप बना नहीं सकते हो इनसे। नेक्स्ट, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम के 4 प्रतिरोध, देखो समांतर क्रम का यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, 4 ओम है तो हमने लिख दिया यहाँ, 4 बार जोड़ दिया इन्हें, लघुत्तम 4 आ गया। और जब हर बराबर है तो जो के तो जुड़ गए, 1 + 1 + 4/4 यानी 1 ओम। 1 ओम कहाँ है उत्तर? 1 ओम ये रहा, 1 ओम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये तो जुड़े हुए किस में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हुए तो 1 और 1, ये तो हो जाएगा इनका टोटल 0.5। पता है ना किस तरह होता है? पता है ना समांतर क्रम 1/R1 + 1/R2, या फिर आप ऐसे कह दो R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही तो होता है। R1 R2 का मतलब 1 × 1 और 1 + 1 कितना हो गया? 1 ही कम 1 और 1 1 2, इसे ही तो मैं कह रहा कि 0.5 है। 0.5 तो इनका टोटल हो गया इन दोनों का, और 0.5 के साथ श्रेणी क्रम में 0.5 है। श्रेणी क्रम में तो जुड़ेगा ही सीधा, 0.5 में 0.5 जुड़ेगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम देखो कहाँ है, ये रहा 1 ओम। कुल प्रतिरोध 1 ओम होगा। इन सवालों की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, करने की पूरी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है परिपथ, इसमें धारा का मान बताना है, कितनी धारा बह रही होगी। पहले इनका समांतर क्रम में जुड़े हुए कुल प्रतिरोध कितना होगा देखना, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही तो है फार्मूला। R1 कितना है? R2 भी 2 ही है, 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, यानी 1 ओम तो प्रतिरोध है। R तो हो गया हमारे पास 1 ओम। ठीक है जी। I का मान, और ये वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, V = 2 वोल्ट। आपको पता है I = V/R, 2/1 बराबर 2 एम्पियर होगा इसका उत्तर। 2 एम्पियर देखना कहाँ है, 2 एम्पियर। ऑप्शन कहाँ दे रखे इन्होंने, ये रहे, ये 2 एम्पियर लो, यहीं लिखा हुआ, सही उत्तर होगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि किसी परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जोड़ लो, 4 और 2 6 और 6 12 ओम है टोटल। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। भाई प्रतिरोध तो हुआ 12 ओम और धारा आई हुई 2 एम्पियर, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर सबका अलग अलग बताना है। सबका विभवांतर अलग अलग बताना है। देखो कैसे होगा सवाल। हमें पता है कुल प्रतिरोध होगा R1 + R2 + R3 के 2 + 4 + 6 बराबर 12 ओम हो गया कुल प्रतिरोध। प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर है। ठीक है, और आपको पता है विभवांतर V का फार्मूला होता है V = IR, यही तो होता है V = IR, V = IR। तो 2 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर I 2 एम्पियर। ठीक है, प्रतिरोध 2 ओम, 4 वोल्ट तो लगेगा विभवांतर 2 ओम के प्रतिरोध पर, और 4 ओम वाले पर I का मान 2 एम्पियर, R का मान 4 ओम, 8 वोल्ट इसके ऊपर लगेगा। और 6 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर I तो 2 एम्पियर ही है, प्रतिरोध 6 है, 6 दूनी 12 वोल्ट, तो 4 8 12, 4 8 12 वोल्ट, 4 8 12 वोल्ट। देखो ये लिखा हुआ 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, ये है सही उत्तर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे R का अनुपात बताओ कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक R प्रतिरोध था और उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े का प्रतिरोध R बटे 4 होगा ना। हर एक टुकड़े का प्रतिरोध होगा R बटे 4। टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R बटे 4 प्लस 1/R बटे 4 प्लस 1/, लघुत्तम आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा लघुत्तम भाई? R बटे 4 R बटे 4 है ना। तो एक काम कर लो आप, ये 4 तो इसके ऊपर चला जाएगा, बटे के भी बटे में तो ऊपर चला गया, बटे के भी बटे में तो ऊपर चला गया, तो ये हो गया बटे 4 बटे R 4 बटे R 4 बटे R 4 बटे R, लघुत्तम R। ऊपर के सारे जुड़ जाएंगे क्योंकि अंश बराबर है, तो हर जोगे तो जुड़ गए। ऊपर हो गया आपका 16, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 16 बटे R हो गया। तो R डैश हो जाएगा R बटे 16, यानी R डैश बटे R। यहाँ से आप सीख सकते हो R डैश ये था ही ऊपर और इस R को हम बटे में ले आए। R डैश बटे R इज इक्वल टू कितना बचा, वहाँ 1 बचा और 16, ये आंसर है 1/16। ये कहीं दे रखा था, यहीं कहीं 1/16 आंसर है। ये देखो वहाँ दे रखा है 1/16, ये है सही उत्तर। नेक्स्ट, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए फिर समांतर क्रम में, तो ऊष्माओं का अनुपात बताना है, ऊष्माओं का कितना अनुपात होगा। श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध R इन सीरीज, S माने सीरीज, R प्लस R 2R है, तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी V² T अपॉन 2R। देखो, हीट इन सीरीज। अब इसी तरीके से समांतर क्रम में निकालना है। समांतर क्रम में फार्मूला बताइए, 1/R पैरेलल, P माने पैरेलल, समांतर क्रम इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/R। तो R पैरेलल हो जाएगा, इसे पलट दो R/2। ठीक है, R/2। तो उत्पन्न ऊष्मा हीट इन पैरेलल V² T अपॉन R/2, ये 2 को हम ऊपर लेके देखो यहाँ, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 V² T अपॉन R, 2 V² T अपॉन R। ठीक है, तो देखना जरा, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल। सीरीज में कितना था? सीरीज में था V² T अपॉन 2R, V² T अपॉन 2R अपॉन पैरेलल में कितना था? 2 V² T अपॉन R, 2 V² T अपॉन R। अब पता है R से R गया, V² से V² गया, T से T गया, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा HS अपॉन HP, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा हमारा 1 और नीचे आ गया आपका 4। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप कह सकते हो कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सीरीज और पैरेलल में जो रेशो आया वो 1/4 का आया, बस 1/4। देखो 1/4 है क्या ऑप्शन? 1/4, ये रहा 1/4, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब A, B और C जिनके अनुमतांक क्रम से 40 वाट का, एक 60 वाट और एक 100 वाट है, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, यानी समांतर क्रम में, जैसे घर में फिटिंग होती है। इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाई, जो जितने ज़्यादा वाट का है ना समांतर क्रम में, वो उतना ज़्यादा चमकेगा। सभी बल्बों की चमक समान होगी नहीं, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, सही है। बल्ब ए की कहाँ, ये तो 40 वाट का नहीं होने की। बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी,
हाँ, बी की तो अधिक होगी ए की तुलना में भाई। बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी। ये तो सही है। सही है। बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। नहीं तो सही उत्तर सी है इसका। इसमें तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़े हमें। ऐसा सवाल था। समांतर क्रम में तो आपको पता है घर की फिटिंग समांतर क्रम में ही होती है। तो आपको कौन सी लाइट ज़्यादा चमकती है? जो ज़्यादा वाट की हो। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन दिया, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। विद्युत ऊर्जा की खपत पूछी है इन्होंने। ठीक है। विद्युत ऊर्जा की खपत। तो एक तो आपके पास 100 ओम का है। नहीं। हाँ। 100 ओम और 200 ओम समांतर क्रम में जुड़े होंगे ना ये। कैसे क्रम में जुड़े होंगे? समांतर में। 100 ओम और 200 ओम। तो चाहे तो ऐसे निकाल लो कुल प्रतिरोध। 1/100 प्लस 1/200। ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध। 200 लघुत्तम आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 दूनी 200 दो। तो 200 एकम 200 1। 1/R इज इक्वल टू 3/200। तो इसलिए R हो जाएगा 200/3 ओम। कुल प्रतिरोध इतना है। R तो यह है, सुरक्षित कर लिया हमने। और हमें पता है कि क्या पूछा था उन्होंने, कितना ऊर्जा खर्च होगी। W बराबर V²T/R। V कितना वोल्टेज है? 200 वोल्ट है। तो 200 का स्क्वायर। 1 घंटे रोज चल रहे। प्रतिरोध कुल वो निकाल रखा हमने 200/3। 200/3। तो एक 200 से तो एक घात गई और 3 को ले जाओ ऊपर। तो ऊपर एक तो 200 बचा, क्योंकि एक घात तो कट गई, दो थी ना वहाँ घात। और 3 चला गया गुणा में। 2×3 = 600 वाट घंटा। कहाँ दिया 600 वाट घंटा? ये रहा। ऐसे कर सकते हो आप सवाल। इन्होंने दोनों बल्बों के लिए अलग अलग निकाला है, फिर उसे जोड़ा है। तो आप पहले कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो। जब एक 100 ओम का एक 200 ओम का है, तो कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। 200/3 आया और फार्मूला एक बार ही लगाया ये वाला, V²T/R। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अच्छा, एक सेल से R1 व R2 दो प्रतिरोधों को, अच्छा, सेल से दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए। यदि उनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं I1 व I2 व प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 व H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। अच्छा, ऊष्माओं का अनुपात पूछा है उन्होंने, देखो कैसे होगा। देखो बेटे, अभी हमने पढ़ा H=V²T/R। तो इसमें जो है समान समय है, तो समय की जरूरत नहीं है। और समांतर क्रम में तो धारा भी बराबर बह रही होगी। तो सिर्फ आपको 4.2 तो दोनों में एक जैसा होगा। H अनुक्रमानुपाती 1/R है। ठीक है। तो यदि H1/H2 आपको निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। क्योंकि H1 होगा 1/R1 के, और H2 होगा 1/R2 के। अब आपको पता है R1 को तो यहाँ आना है, R2 को जाना है वहाँ। तो ये हो जाएगा H1/H2 R2/R1। तो उनका जो प्रतिरोधों का अनुपात है उसे उल्टा कर दो बस। प्रतिरोधों के अनुपात को आप उल्टा कर दो, देखो कैसे। बस उल्टा कर दो इसे। प्रतिरोधों का अनुपात H1/H2 R2/R1, देखो ए है सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है।
तो प्रतिरोध बताना है। इन्होंने P दिया है और V दिया है। P दिया है 440 वाट, V दिया है 220 वोल्ट। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। V कितना है 220 वोल्ट। V कितना है 220 वोल्ट। हमने लिख दिया 220 गुणा 220 स्क्वायर है ना, और P है 440। हो जाएगा अब तो 220 दूनी 440, और 2 से कट गया, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 जीरो, 110 ओम। कितना आ जाएगा 110 ओम। डी 110 ओम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या था, बीच में कॉल आ गई थी एक जरूरी कुछ। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, पता है ना विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट और 100 वाट है। एक तो 60 वाट का, एक 100 वाट का है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात तो बता सकते हो आप। दोनों के दोनों 220 वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको प्रतिरोध बताने हैं। देखो प्रतिरोधों का अनुपात, पहले बल्ब का सामर्थ्य 60 वाट और दूसरे बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट। विभवांतर दोनों का 220 वोल्ट है, और आपको पता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, वोल्टेज बराबर है तो इसे हटा दो आप वी स्क्वायर को, तो हमें पता चल गया P अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर। तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2/R1, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टा है ना। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 कितना था 60 वाट और P2 कितना था 100 वाट। R2/R1 यही अनुपात आएगा। जीरो से तो जीरो काट दो आप। ठीक है, और अब 6 बचा है, ऊपर 6 बचा आपका, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी R2/R1 आया 3/5। इसे पलट दो, R1/R2 आ जाएगा 5/3। यह अनुपात होगा 5/3, यानी 5:3। अब 5:3 कौन सा है, देखो पहला ही है ए, 5:3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन पी से हो जाएगा। 220 वोल्ट है, स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, P 100 है।
आपका उत्तर आ जाएगा 484 ओम। कर लोगे ना भाई? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो ना, ये 22 × 22 है, 484 ओम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। धारा 3 गुनी कर दी, धारा कर दी 3 गुनी। तो देखो H जो है वो आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पता चल रहा आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। जब धारा आपने 3 गुनी कर दी तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ऊष्मा 9 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 9 गुनी। सूत्र से ही पता चल रहा, H = I²RT/4.18। ठीक है ना? आई के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का निशान लगा सकते हो आप यहाँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा। 2 गुना आपने अभी पढ़ा है, H अनुक्रमानुपात होता है आई स्क्वायर के। तो 2 गुना कर दिया तो कितने गुना हो जाएगी? 2 का वर्ग 4 गुना, 4 गुनी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुनी। नेक्स्ट, ये तो आपके याद होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतने जूल। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र इनमें से है सही, P = I²R। P = I²R। ये 4-4 5-5 फार्मूले लिखवा रखे आपको, विद्युत शक्ति के भी और विद्युत ऊष्मा के भी। एक अश्व शक्ति सबके याद है 746 वाट होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। नेक्स्ट, 46वां क्वेश्चन है, समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब और हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होगा? ज्यादा प्रकाश तो बल्ब में ही होगा। हीटर में ऊष्मा ज्यादा होगी, प्रकाश ज्यादा बल्ब में होगा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? सबको पता है, ऊर्जा का। नेक्स्ट, 20 वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 20 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? भाई V दे रखा है इन्होंने 200 वोल्ट, P 100 वाट दे रखा है। आपको पता है P = V²/R होता है। P = V²/R। अब देखते रहना ध्यान से, P = V²/R। तो इसलिए R = V²/P हो जाएगा। R = V² यानी 200 का स्क्वायर अपॉन 100। ये हो गया आपका 400 ओम उसका प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध तो निकल गया हमारा, ये R निकला है कितना? 400 ओम। और V उन्होंने कहा कि अब उसे चलाना है 100 वोल्ट पर, तो शक्ति कैसे निकलेगी? V²/R से। V कितना है? 100 वोल्ट पर चलाना है, 100 × 100/R। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100/4, 25 वाट। कितना आएगा उत्तर? 25 वाट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बिजली के बल्ब में तंतु होता है, ये तो याद रखने वाला है। बिजली के बल्ब में तंतु किसका होता है? टंगस्टन का। और नेक्स्ट है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम माने निकिल प्लस क्रोमियम। निकिल प्लस क्रोमियम, नाइक्रोम का मतलब निकिल प्लस क्रोमियम। यहाँ आपको इसका मिलान करना है, ठीक है? मिलान करना है, मिलान। ओम, ओम, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। और वोल्ट इसका। ठीक है, कर लोगे सही? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये रहा 2 3 1 4।
नेक्स्ट, इसमें भी मिलान ही करना है, इसमें मिलान करना है। ये क्या है? धारा नियंत्रक, या फिर इसे परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। और ये एमीटर है, एमीटर का काम विद्युत धारा को नापने का। ये सेल है, सेल ये रहा विद्युत सेल। और ये तार क्रॉसिंग। कर लोगे बस, इसका तो आंसर लगा दोगे सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया भाई, चुंबक वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, टेस्ला भी है, गॉस भी है। ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? भाई तार में यदि करंट चल रहा हो ना इस तरीके से, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इसी तरीके से तो होता है उत्पन्न, इस तरीके से। यानी इसे अक्ष मान के इसके चारों तरफ वृत्ताकार। अब देख लो, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं? नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं? बिल्कुल नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अक्षीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है? हाँ ठीक है, मतलब चारों तरफ केंद्र क्या होता है? तार। केंद्र उनका चुंबकीय बल रेखाओं का तार है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियमों से किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं हम। नेक्स्ट, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। बल की दिशा हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। दोनों नियम आपको समझा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा चाहिए। नरम लोहा, ये लिखा हुआ मुलायम लोहा। नेक्स्ट, किसी धारावाही परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होगा। उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें करंट चल रहा हो, यानी जीवित तार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल। इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा तो करंट तो इधर को चल रहा, फर्स्ट फिंगर फील्ड तो ऊपर को है, करंट इधर को है, तो बल तो ऊपर की तरफ को बाहर निकलेगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यही तो बताया था कि तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। नेक्स्ट, छूट गया क्या कोई क्वेश्चन? छूटा तो नहीं। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पता नहीं कहाँ गए। चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 11 और 12 आ जाएंगे। इसे कर लो पहले आप। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। अभी आया था, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित
किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर दूरी है उसकी। नेक्स्ट, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ हमें मिलान करना है सूची का। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का परिमाण निश्चित रहता है, कट गया बीच में से, परिमाण यानी उसमें वोल्टेज बढ़ती घटती तो नहीं है, धारा भी घटती बढ़ती नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण निश्चित नहीं रहता है। दिष्ट धारा के स्रोत क्या हैं, बैटरी या सेल, और प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत क्या हैं, तापीय शक्ति जनित्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र। जनरेटर से ही तो बनती है एसी, जो हमें मिलता है वो जनरेटर से ही। आ गया 11वां क्वेश्चन जो बीच में छूट गया था। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, नलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, पता है ना, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स, पाई चुंबकीय फ्लक्स और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध क्या है। पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा तो पढ़ा है आपने, पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, बी पाई अपॉन ए से ही तो निकलेगा ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, मिलान करना है इसमें, तो 18 में, तो 18 में करना है मिलान। देखो, भूयोजन यानी अर्थिंग, अर्थिंग किस लिए होती है, उन उपकरणों के लिए जिनके ऊपर मेटल का कवर हो, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे प्रेस है, या बड़ी मशीन है, फ्रिज, जिनमें 3 पिन प्लग होता है, उनके लिए तो भूयोजन या भू संयोजन या अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। लघु पथन, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अति भारण, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, अधिक पावर के अनेक विद्युत उपकरणों को एक साथ चलाना। और फ्यूज, फ्यूज टिन या शीशे की मिश्र धातु का बना तार होता है जो ज़्यादा करंट चलने पर, ज़्यादा धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। नेक्स्ट, अगला, कथन और कारण। धारा की दिशा बदलने पर परिनलिका की ध्रुवता बढ़ जाती है, धारा की दिशा बदलने पर परिनलिका की ध्रुवता, ठीक है, बढ़ जाती है। उसके बाद परिनलिका में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाती है, यह भी सही है, पर यह इसका सही कारण नहीं है, तो इसमें हमें बी चुनना पड़ेगा उत्तर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, सही है बिल्कुल। विद्युत चुंबक कठोर लोहे का बना होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा ये तो सही है और ये गलत है, तो हमें चुनना पड़ेगा सी। कौन सा चुनना पड़ेगा, सी। फिर कथन वाला सवाल आ गया, कथन वाला सवाल आया, कथन ए है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही, क्योंकि जहां वे काटेंगी वहां एक ही बिंदु पर 2 अलग अलग दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। और आर में कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं, बात तो दोनों ही सही हैं, पर ये इसका सही कारण नहीं है, तो हमें बी चुनना पड़ेगा। जब दोनों बातें, कथन भी सत्य होता है, कारण भी सत्य होता है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो हम ऑप्शन कौन सा चुनते हैं, बी। ठीक है, अब अगला चैप्टर आ जाता है, लास्ट चैप्टर है हमारी किताब का, इस चैप्टर को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो खत्म नहीं होते, घास हो जाता है, लकड़ी हो जाता है, प्लास्टिक, ये इसमें प्लास्टिक आ गया, इसमें प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, प्लास्टिक को नहीं आप खत्म कर सकते हो, कई 100 साल लग जाएंगे खत्म होने में, या हजारों भी लग सकते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, टेंसले ने, ध्यान रखना,
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टेंसले ने। प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र वो है जो प्रकृति ने बनाया है, और वो है वन। इन चारों में से वन प्राकृतिक पारितंत्र है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जीवीय एवं अजीवीय, यह आपको पता ही है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप इन जितने भी बोर्ड के लिए मैं बना रहा ना लेक्चर, उन सभी लेक्चर को आपको बार बार देखना है, बार बार, जिससे रिवीजन होता रहे आपका। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग कौन करते हैं? सौर ऊर्जा को तो सीधे खाद्य ऊर्जा में बदलने का काम कौन करते हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, यानी हरे पेड़ पौधे, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक का उदाहरण तो हरे पौधे हैं, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटकों में सम्मिलित हैं। अपघटक जीवाणु और कवक हैं, जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी जो होती है ना, उनका शव, उसे सड़ा गलाकर खत्म कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रकृति के सफाई कर्मचारी या स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल। नेक्स्ट, पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? पादप करते हैं सिर्फ 1% को। कितने को? 1% को। नेक्स्ट, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं मांसाहारी प्राणी, उत्पादक। ठीक है, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, और जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं वे मांसाहारी तो होंगे सारे, क्योंकि वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला इनमें से ये है घास, बकरी और मानव। ठीक है, घास, गेहूं और आम कहीं भी नहीं आहार श्रृंखला, सारे उत्पादक हैं। बकरी, गाय और मानव ये सारे उपभोक्ता हैं प्रथम श्रेणी के। ठीक है, घास, मछली और बकरी, इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। घास और बकरी का तो हो सकता है, मछली बीच में आ गई, इसने बिगाड़ दिया सिस्टम। तो खाद्य श्रृंखला तो बनती है एक निश्चित स्थान पर रहने वाले जीवों के बीच ही तो बनती है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम घटता जाता है। ऊर्जा का प्रवाह, इसे समझाया जा सकता है, इसे हम समझ सकते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर, याद रखना इसे। नेक्स्ट, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है? लिंडमान, जिन्होंने कहा था कि अगले स्टेप में 10% ऊर्जा ही जाती है किसी भी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला में। लिंडमान, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पारितंत्र में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाहित होती है? 10%, लिंडमान ने बताया था। नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? 10%, लिंडमान ने बताया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह तो एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय। नेक्स्ट, प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषक पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रदूषक तृतीयक उपभोक्ताओं में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हानिकारक ओजोन पाई जाती है, ये याद रखना है पक्का। हानिकारक ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे? ये भी सबके याद होगा, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से ही तो बचाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया था, देखो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्या होती है? नष्ट। नेक्स्ट, सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन एवं NO2 गंभीर प्रदूषक हैं,
क्यों है ये गंभीर प्रदूषक? क्योंकि वायुमंडलीय ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। सी इसका सही आंसर है, वायुमंडलीय ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं इसलिए। नेक्स्ट, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? ओजोन परत की क्षति से बढ़ेंगे, ओजोन परत की क्षति से। नेक्स्ट, घरों के कचरों में होता है, घरों के कचरों में जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं ना, वे सब ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है, व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं या हैं? पर्यावरण मित्र, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को कपड़े के थैले में रखना। हाँ, यह भी पर्यावरण मित्र ही है का व्यवहार है। नंबर बी, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, बिल्कुल सही, यह भी पर्यावरण मित्र का व्यवहार है। नंबर सी, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, यह भी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो पर्यावरण मित्र के ही लक्षण हैं। ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए अपनी जीवन में। ठीक है बेटे, चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा पोर्शन। फिजिक्स वाले पोर्शन में लास्ट की जो चीज़ थी, लास्ट पर्यावरण वाला चैप्टर था ना, इसे भी हमने फिजिक्स में ही कवर कर लिया। तो 3 लेक्चर में हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और ये जो 3 लेक्चर अब तक हुए हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये तीनों लेक्चर आपको बार बार देखने हैं हाई स्पीड पर, जिससे आपका रिवीजन होता रहे बहुत तेज। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा जो इसी प्लेलिस्ट में लगेगी आगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लगा होगा कि इसमें से। ये बात बिल्कुल पक्की है कि जितने भी लेक्चर इस सीरीज में आएंगे वे सारे करके चले जाओ, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे पूरे। ठीक है, जितने नंबर का पेपर है पूरे के पूरे नंबर, सारे क्वेश्चन इसी में से ही आने हैं। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपना रिवीजन करते रहो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।